नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा ई कंटेंट का टॉपिक है परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व, सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटस एंड रोल। जैसा कि हम जानते हैं, परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात समाज में व्यक्ति को जो पद प्राप्त है, जो दर्जा प्राप्त है, वही व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है। अर्थात परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद का सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज में स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। परिस्थिति के बाद इसी प्रकार है भूमिका। हम जानते हैं कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप करता है। अर्थात परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की अपेक्षा एक व्यक्ति से रखता है, वही भूमिका कहलाती है। अर्थात भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक या गत्यात्मक पहलू है। परिस्थिति और भूमिका का इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं होती है और बिना भूमिका के भी कोई परिस्थिति नहीं होती है। अर्थात हम इन दोनों में से किसी एक की के नहीं होने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। हम जानते हैं कि परिस्थिति और भूमिका व्यक्तिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से ही महत्वपूर्ण होती है। परिस्थिति और भूमिका मिलकर हमारे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है और हमारे समाज के जो सामाजिक संगठन होते हैं उसको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए परस्पर तालमेल की आवश्यकता होती है। यह तालमेल हमें परस्पर भूमिकाओं और परिस्थितियों के मिलकर होने से मिलता है। अर्थात समाज में जब सही परिस्थितियां होंगी और उन्हीं के अनुरूप जब हम भूमिकाओं का निर्वाह करेंगे तो फलस्वरूप सामाजिक संगठन, सामाजिक संतुलन बना रहेगा। अगला है कि परिस्थिति और भूमिका समाज में श्रम विभाजन कर सामाजिक कार्यों को सरल बना देती है। अर्थात समाज में हर व्यक्ति को अलग अलग परिस्थिति प्राप्त है और उसी के अनुसार समाज में भूमिकाओं को दिया गया है। अर्थात इन भूमिकाओं के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा हमारे श्रम का विभाजन कर दिया जाता है। अर्थात यह निर्धारित कर दिया जाता है कि किस व्यक्ति के क्या पद होंगे और किस व्यक्ति के क्या कार्य होंगे। अर्थात व्यक्ति की कौन कौन से निर्योग्यताएं होंगी और कौन कौन से उसके अधिकार होंगे। इससे हमारे समाज में कार्यों को सरल बनाया जाता है। अगला है कि ये समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में योगदान देती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परिस्थिति और भूमिका से संबंधित सामाजिक प्रतिमान और नियमों का पालन करता है। व्यक्ति से इन्हीं नियमों के अनुरूप आचरण करने की अपेक्षा की जाती है। हम जानते हैं कि हर एक पद के साथ भूमिका जुड़ी हुई है और इस भूमिकाओं के साथ नियम जुड़े हैं। हमें इन नियमों का पालन करना होता है। अर्थात नियमों में रहकर ही पद से संबंधित भूमिकाएं करनी होती हैं। फलस्वरूप हम नियमों के अनुरूप ही आचरण करते हैं। फलस्वरूप समाज में व्यवस्था बनी रहती है, समाज बना रहता है। अगला है, ये व्यक्ति का सामाजिक करने में योगदान देती है, क्योंकि व्यक्ति जन्म के पूर्व ही समाज में, क्योंकि ये व्यक्ति के जन्म के पहले ही समाज में विद्यमान होती है और व्यक्ति
इनके अनुसार आचरण करना सीखता है। इसका अर्थात यह मतलब है कि समाज में ये परिस्थिति और भूमिकाएं पहले ही विद्यमान रखती है। जब व्यक्ति या बच्चा समाज में जन्म लेता है तो वह इन भूमिकाओं को और परिस्थितियों को देखता है और सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा या सीखने की प्रक्रिया के द्वारा यह परिस्थिति और भूमिकाओं के अनुरूप अपना आचरण करना सीखता है। परिस्थिति और भूमिका व्यक्ति की क्रियाओं का मार्गदर्शन करती है और उसे बताती है कि किस परिस्थिति में उसे किस प्रकार की भूमिका निभानी है। अर्थात हम समाज में जब अन्य लोगों की परिस्थितियों को देखते हैं, उनकी भूमिकाओं को देखते हैं, तो हमारा स्वतः ही मार्गदर्शन हो जाता है। हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हमें भविष्य में इस परिस्थिति में किस तरह की भूमिकाएं करनी हैं। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो हम उसके कार्यों के बारे में पहले से ही पूर्वानुमान लगा सकते हैं और हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि संविधान और सामाजिक प्रथाओं के द्वारा उनके कार्यों का निर्धारण कर दिया जाता है। अगला है कि भूमिकाओं के निर्वाह से समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है। इससे समाज में निरंतरता और स्थिरता बनी रहती है। अर्थात जब हम अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं तो समाज में एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भूमिकाओं का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपेक्षित कार्यों का करना और इन कार्यों के फलस्वरूप ही समाज में सभी की आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। अतः इससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है और स्थिरता बनी रहती है। अगला है कि एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति को जन्म देती है। जैसे व्यापारी, अध्यापक, छात्र, सैनिक, राजा की मनोवृत्तियों के निर्धारण में उनकी परिस्थिति और भूमिका का प्रभाव होता है। अर्थात समाज में अध्यापक की क्या परिस्थिति है और उससे संबंधित उसकी किस प्रकार की मनोवृत्तियां होंगी आदि का, उसकी क्या भूमिकाएं होंगी, उनकी क्या परिस्थितियां होंगी आदि हमें आसानी से जानकारी मिल जाती है। अगला है कि परिस्थितियां व्यक्ति में जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती हैं। अर्थात यदि समाज में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई पद प्राप्त है तो हम जानते हैं कि व्यक्ति को उस पद के अनुरूप पहले से ही जागरूक होना पड़ता है। व्यक्ति जागरूक हो जाता है कि मुझे इस पद पर इस परिस्थिति में ये कार्य करने हैं। साथ ही साथ उसमें उत्तरदायित्व की भावना भी पैदा होती है कि उस पद से अनुरूप जो उससे अपेक्षा की जा रही है उसे उसी के अनुरूप कार्यों को करना है या उसी के अनुरूप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अगला है कि यह समाज में ऊंची और नीची परिस्थितियां होती हैं। यह व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती है और प्रयत्नों के कारण ही उसकी प्रगति संभव हो पाती है। जैसा कि हम जानते हैं समाज में अनेक परिस्थितियां हैं। कहीं यह परिस्थिति उच्च है तो कहीं यह परिस्थिति निम्न है। उच्च परिस्थितियां हमेशा समाज में लोगों को प्रेरित करती हैं कि वे भी इस तरह के अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं और इन परिस्थितियों तक पहुँचें। अतः व्यक्ति इन परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और इसके फलस्वरूप प्रगति संभव हो पाती है। लेकिन वर्तमान समय में हम सब जानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। इससे परिस्थिति और भूमिका के पारस्परिक तालमेल में असंतुलन पैदा हो रहा है। आज भूमिका प्रत्याशा या रोल एक्सपेक्टेशन एवं भूमिका ग्रहण रोल टेकिंग में काफ़ी अंतर आ गया है। इसके कारण
व्यक्तिक और सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उदाहरण के लिए छात्र, अध्यापक, राजनेता, न्यायाधीश, प्रशासक आदि सभी अपनी भूमिकाओं को उस प्रकार से नहीं निभा रहे हैं जिस प्रकार समाज उनसे अपेक्षा करता है। इसलिए समाज में असंतोष, अपराध, तोड़फोड़ और विघटन की प्रवृत्तियां बदलती दिखाई दे रही हैं तथा व्यक्तिक और पारिवारिक विघटन की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। समाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर परिस्थिति और भूमिकाओं में संतुलन बना रहे और लोग बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप अपनी भूमिकाओं और परिस्थितियों को सही रूप से निभाएं। धन्यवाद।